अगला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल 3 टाइप के सवाल बनते हैं। 3 टाइप के सवाल में मैं 2 टाइप के क्वेश्चंस को आपको एलिगेशन से कराता हूं और 1 टाइप का क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग से कराता हूं। मैं रीजन भी बताया हूं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग है वो कुछ और नहीं है, वो एलिगेशन ही है। बट डेटा अगर हैवी हो, डिफिकल्ट हो, तो हम लोग एलिगेशन नहीं लगाते। मुझे सिर्फ ये पता होना जरूरी नहीं है कि मुझे ये मेथड यहां लगाने आता है, मुझे ये भी पता होना जरूरी है कि ये मेथड यहां नहीं लगाना है, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो वैसे ही जब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग सिखाता हूं तो आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आप इसको सीखो। सिंपल इंटरेस्ट में सीधा सीधा एलिगेशन का शुरुआत में ही बोला था कि रेट परसेंट कुछ से बढ़ेगा, कुछ रेट परसेंट कुछ से बढ़ेगा, ओवरऑल जो रेट परसेंट बढ़ेगा उस पे एलिगेशन लगाओगे तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। लगा दो। बोला है इस सम 10,000 इज लेंट पार्टली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%। द टू पार्ट्स आर 10,000 रुपए को कुछ हिस्से को 8% पर, कुछ हिस्से को 10% पर लगाया गया तो ओवरऑल 9.2 आया। तो 10 से 9.2 गया 0.8 और 8 से 9.2 नहीं जाएगा तो 9.2 से 8 घटाया 1.2। डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 4 दूना 8 रेशियो 4 तिया 12, 2:3 में आएगा। अभी 2:3 क्या है, उस 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 10,000 को, मतलब 2 + 3 5 यूनिट जो है टोटल प्रिंसिपल है। लेकिन टोटल प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 5 यूनिट बराबर हो गया 10,000 के, 1 यूनिट बराबर हो गया 2,000 के। तो आपको बोला जाएगा 2 यूनिट किसके बराबर, 2 × 2 4,000, 3 यूनिट किसके बराबर, 3 × 2 6,000। ऑप्शन है, आसान है ना, बेहद। A sum of 17,500 is lent partly at 11% and remaining at 14.5% per annum. If the yearly interest on the average is 12.7%, the second part is होना चाहिए। 17,500 की राशि को इन्वेस्ट किया गया, कुछ हिस्से को 11% पर, कुछ हिस्से को 14.5% पर, और मुझे जो औसतन वार्षिक ब्याज मिल रहा है वो 12.7 का मिल रहा है। माइनस करो, 15 से 7 गया 8, 3 से 2 गया 1, 12 से 11 गया 1, डेसिमल से डेसिमल खत्म। 18:17 में इन्वेस्ट किया गया होगा, तो 18 + 17 35 यूनिट बराबर है किसके, 17,500 के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 500 के। मुझसे बोला गया है कि दूसरा भाग बताओ, मतलब 17 यूनिट का वैल्यू बताओ। 17 × 500 8500 रुपए दूसरे हिस्से पे लगा है। क्लियर एकदम सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं भी कोई भी कष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आसान है तो सॉरी। क्या है देखो, अरुण lends 20% to 2 of his, थोड़ा सा ना खांसी आ गया तो आंख से आंसू आ गया, 2 of his friend, he gives 12,000 to the first at 8% per annum at simple interest. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. The simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend. अरुण के पास 20,000 है, हाँ सर। अरुण 12,000 को 8% पर दे दिया, जी सर। जो बचा उसको कितने पे दिया है नहीं पता है, लेकिन अरुण को पूरे 20,000 पर 10% का लाभ चाहिए, जी सर। तो बताइए शेष को कितने पे दिया है, ठीक है बता देते हैं। अरुण पहले को कितने पे दिया है 8% पर, और 12,000 था पहला, दूसरा था कितना 8,000। कैसे 8,000, तो टोटल 20,000 है, पहला 12,000 तो दूसरा 20,000 - 12,000 8,000। रेशियो काटा
4:3, 4:3, 4×2 8, 4×3 12, 4×2 8। देखो मैं गलती करता हूं ना तो मेरे कान में आवाज आती है आप लोगों की कभी कभी, सर गलती हो गया गलती हो गया गलती हो गया, तो मैं पकड़ता हूं। ये 3:2 आया है कि नहीं भाई? हाँ सर। अब बोला है कि पहले को 8% पर दिया है जो कि 3 यूनिट है, 12,000 था। दूसरे को पता नहीं किस पे दिया है जो कि 2 यूनिट है जो कि 8,000 था। ओवरऑल 10% आना चाहिए। 10 से 8 गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर है 2 के, तो 3 यूनिट बराबर होगा 3 के। पहला वाला छोटा है तो दूसरा वाला 10 + 3 13% बड़ा होगा, और दूसरे वाले को 13% के ब्याज पर दिया गया होगा। क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। इतना पता है कि इन दोनों के बीच में ही औसत वाला, एवरेज वाला आता है। नेक्स्ट सवाल को मूव करते हैं। बोला गया है अरुण लेंड्स 25,000 टू 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही गिव्स 12,000 टू द फर्स्ट एट 6% पर एनम। जैसे ये बात बोला तो अगले को कितना दिया? जब 25,000 रुपए थे, 12,000 पहले को दिया, तो बचे हुए था उसको 13,000 दे दिया, और 12,000 को 6% पर दिया है। अरुण वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 9.9, ओवरऑल वो 9.9 चाहता है। पहले वाले को 12,000 दिया है तो दूसरे वाले को 13,000 दिया है, और मैं 0 से 0 काट लिया, 12:13 में वो दे दिया। पूछा है कि जो दूसरे वाले को दिया है वो कितना प्रतिशत पर दिया है, नहीं पता है। 9.9 इंटू 6 3.9, माइनस ना 9.9 - 6 3.9, 13×3 = 39, 0.3 टाइम्स हुआ, 0.3 टाइम्स होगा 12×3 = 36। इसको 3.6% पर 3.6 आएगा इसका वैल्यू। अब जो दूसरा दिया होगा वो क्या होगा? 9.9 + 3.6, 9 6 15, 9 3 12 1 13। दूसरा वाला अमाउंट 13.5% पर दिया है। इजी है, हलवा है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। देखो आगे है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आज तक एसएससी या फिर बैंक या फिर रेलवे या फिर कैट कभी भी एलिगेशन का सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है, ना ही कोई कभी पहले पढ़ाया है, क्योंकि बनता ही नहीं है सवाल। लेकिन मैं देखा कि इस पे सवाल बनाया जा सकता है, सवाल फ्रेम किया जा सकता है, तो मैं इस पे 3 सवाल फ्रेम करके लाया, और मैं इससे आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा। एक बात बता दूं, अगर किसी के भी सीट में मिलता है तो आज सोच लेना आज के बाद वो उठाया है यहीं से। क्लियर क्लियर, क्योंकि आज तक ना कभी आया है ना कभी कोई पढ़ाया है, पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं, और भी सवाल में खुद से फ्रेम करके पढ़ा रहा हूं। तो अब समझ लेना कॉन्सेप्ट वही है, कोई बहुत हाई लेवल नहीं है, समझो। बोला है ए सम ऑफ 59,000 invested in 2 plans. In first plan he get 10% compound interest per annum, and in second plan he gets 13% simple interest per annum. अब 2 योजना उसे मिला। पहले योजना पूरा उसके पास पैसा था 59,000, और पहली स्कीम में 10% लगाया चक्रवृद्धि ब्याज पर, दूसरी स्कीम में वो 13% लगाया साधारण ब्याज पर। 3 साल बाद आफ्टर 3 years वो 36% का गेन पाया, वो पूरा ब्याज 36% पाया। तो बताना है कि दूसरी योजना में निवेश की गई राशि क्या है। अगर मैं बोलूं आप थोड़ा सा भी सीआई पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो, तो आपको पता है, मैं याद कराता हूं एक चीज कि 10% के हिसाब से 3 साल में एक्यूमुलेटिव इफेक्टिव रेट परसेंट जो बनता है ना, वो क्या बनता है सर? 33.1%। तो जो मुझे पहले स्कीम से ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा? 33.1। निकालना है तो निकाल लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। 10% पहले साल, 10% अगले साल, 10% अगले साल।
सीआई जो इंक्रीज होता है सक्सेसिव इंक्रीज होता है, तो सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगा लो। मैं पहले इन दोनों में इंक्रीज लगाया, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/10, तो मेरा आ गया 21%। अब मेरा इस 2 साल में 21% का ग्रोथ है, अगले साल 10% और ग्रोथ चाहिए, सक्सेसिव इंक्रीज फिर से लगा दो, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 अपॉन 100, 21 10 31 प्लस 2 33.1%, तो 10% के हिसाब से 3 साल में 33.1% का वृद्धि मिलेगा। ये सबको पता होगा जो भी थोड़ा भी बेसिक पढ़ा होगा। अब 33.1% का मेरा सीआई रिटर्न है, और मुझे पता है एसआई जो होता है, एसआई होता है हर साल इक्वल रिटर्न देता है। 13% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया, तो 13 तिया 39, 39% मेरा एसआई रिटर्न है। लेकिन बोला जा रहा है ना कि जो ओवरऑल रिटर्न है मेरा वो 36% है। ठीक है सर, 36% है। 33.1 और 39%, पहले पे 33.1% का रिटर्न है, दूसरे पे 39% का रिटर्न है, ओवरऑल 36% का है। एलिगेशन लगा दिया, 39 माइनस 36 3, 33.1 छोटा है तो 36 से माइनस करो 2.9। रेशियो क्या आया, डेसिमल उड़ा दिया, 30 रेशियो 29। टोटल कितना हुआ, 30 प्लस 29 59। 59 बराबर है 59,000 के, तो 1 बराबर होगा 1,000 के, 30 बराबर होगा 30,000 के, और 29 बराबर होगा 29,000 के। तो मुझे पता चला कि जो सीआई पर इन्वेस्ट किया गया था 30,000 था, लेकिन मुझसे पूछा गया कि सेकेंड प्लान पर क्या इन्वेस्ट किया गया था, 29,000 जो कि एसआई पर था। क्लियर है जी सर, मजा आया करके एकदम सर। तो चलो अभी मजा और बढ़ा देते हैं आगे के सवालों से, धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग। चलो करने का शुरू कोशिश करो, ध्यान से करना, गलती ना हो। A sum of 25,000 invested in 2 plans. In first plan, he get 10% compound interest per annum, and in second plan, he gets 13% simple interest per annum. If the total interest earned by him in 2 years is Rs 5500, then find the amount invest of in the second plan. दो योजनाओं में 25,000 की राशि निवेश करने पर पहली योजना में उसे 10% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। सवाल बनाना हो मुझे तो मैं 12%, 13%, 15%, 18% किसी पे भी बना दूं, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि अगर एग्जामिनर बनाएगा तो ऐसे ही सवाल बनाएगा। डेटा तो कोई भी चेंज कर सकता है, सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि अगर वो सीआई पे बनाएगा तो ऐसे सोच सकता है। एक सवाल और कराऊंगा तो आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि सीआई पे भी सवाल फ्रेम हो सकता है इस तरीके से। अब वो बोला 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर बनाया पहले को स्कीम को, और दूसरे स्कीम को 13% साधारण ब्याज पर दिया 2 साल के लिए, और कुल 5500 रुपए कमाया। जी हाँ, क्लियर है, एकदम क्लियर है। मैं बोला 5500 रुपए का इंटरेस्ट कमा रहा है 25,000 के ऊपर, तो मैं देख लेता हूं कितना परसेंट कमा रहा है। 3 0 से 3 0 खत्म, 11 पचे 55, 5 पचे 25, 5 दूना 10। सिंपली ऐसे भी तो लिखा जा सकता था कि 5500 की जगह पे 22% कमा रहा है। हाँ, लिखा जा सकता था। तो मुझे पता है 10% सिंपल इंटरेस्ट कमाएगा, तो 2 साल में कितना कमाएगा, 21%, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो 2 साल में 21% सीआई कमाया, और 13 इंटू 2 26% एसआई कमाया। ओवरऑल वो 22% कमाया। 26 से 22 गया 4, 22 से 21 गया 1, 4:1 में इन्वेस्टमेंट था। आपको सेकेंड प्लान का इन्वेस्टमेंट बताना है, तो 4 1 5 बराबर है 25,000, तो 1 यूनिट बराबर है 5,000। सेकेंड इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट ही था, तो 5,000 विल बी द सही उत्तर। क्लियर है जी सर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को कराता हूं। इस सवाल को करने का कोशिश करो, इसमें सीआई के कॉन्सेप्ट को थोड़े बड़े लेवल पे यूज किया हूं।
थोड़ा सा बड़ा लेवल है, कोशिश करना करने का। बोला है ए सम ऑफ 46,000 इन्वेस्टेड इन 2 प्लान्स, स्कीम 1 एंड 2, जो सीआई पढ़ा होगा उसके लिए हलवा है। इन फर्स्ट प्लान ही गेट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years, and in second plan he gets 24% compound interest per annum for once ही 2/3 years, interest calculated 10 monthly. If the total interest earned by him is 13,800, then find the difference between both the amount invested on scheme 1 and scheme 2. दो योजनाएं स्कीम 1 और 2 में 46,000 रुपए की राशि का निवेश किया गया। पहली योजना में 2 वर्ष में के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 10% का 2 साल अभी निकाले हैं सर, 21% का रिटर्न आएगा। जी सर। दूसरी योजना में एक सही 2 वर्ष के लिए 24% चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलता है। ब्याज की गणना 10 मासिक होती है। मतलब अगर मैं बोलूं 12% के हिसाब से, 12 महीने में मुझे कितना परसेंट का ब्याज मिलता है? 24% का। तो मैं बोलूं 1 महीने में मेरा कितना परसेंट का ब्याज मिलता है? 2% का। तो 10 महीने में मुझे कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? सर 10 महीने में आपको ब्याज मिलेगा 20% का। अब मुझे पता है कि मैं हर 10 मंथ पे कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे 10 मंथ होगा इंटरेस्ट ऐड करके फिर 10 मंथ के लिए लूंगा। जी हाँ। तो मुझे कितने महीने के लिए टोटल ब्याज लेना है? तो 1 सही 2/3 years। 1 ईयर में 12 महीने, 2/3 year, 2/3 इंटू 12 कर दिया तो यहां पे 8 महीने। टोटल 20 महीने के लिए मेरा लगाया गया है सेकंड इन्वेस्टमेंट। जी सर। अब हर 10 मंथ पे 20% दे रहा है तो अगले 10 मंथ पे भी 20% देगा। तो 20% का 2 इंक्रीज होगा इस पे। पहले 10 मंथ 20%, अगले 10 मंथ 20%। जिसे डेटा याद होगा वो सीधे कर देगा। 20 और 20 44% आता है। जिसे डेटा नहीं याद होगा वो क्या करेगा? ऐसे सॉल्व कर लेगा। 20 + 20 प्लस 20 × 20 अपॉन 44%। क्लियर है एकदम। अब मैं बोला कि पहले केस में मुझे 21% ब्याज मिला, दूसरे केस में मुझे 44% ब्याज मिला। दोनों मिला के कितने परसेंट का ब्याज मिला निकाल लेते हैं। 13,800 का मिला है सर। किसके ऊपर? 46,000 के ऊपर गुणे 100। 46 दिया 138, 3 0 से 3 0 खत्म। 3 × 0 30% का इंटरेस्ट मुझे ओवरऑल मिला है। जी सर। अब 21% फर्स्ट है, 44% नेक्स्ट है, ओवरऑल 30% है। तो लिख लो 44 - 30 14, 30 - 21 9। 14:9 का इन्वेस्टमेंट है। मुझसे पूछा गया कि दोनों का डिफरेंस बताओ। 14 - 9 दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। मुझे पता क्या है? दोनों का सम मतलब ओवरऑल अमाउंट। 14 + 9 23 का वैल्यू पता है। 23 का वैल्यू क्या है? 46,000। 5 का वैल्यू क्या होगा? 23 से काटा 2000 तो 5 का वैल्यू होगा 5 × 2 10,000। 10,000 विल बी द, भैया कहीं गलती हुआ है का? अरे रे नहीं, सब तो सही है बे। 44 से 30 गया 14, 12 4 × 12 12 8 20, ये हो जाएगा 20%। 44 से 30 गया 14, 30 से 21 गया 9, 14 9 23 दूना 46, 5 दूना 10, 10,000 आंसर आएगा। टाइपिंग मिस्टेक होगा आंसर का। अगर गलती होगा तो कॉन्सेप्ट समझना।
अगर मैं मान लो गलती कर दिया हूं सवाल सिखाने में, कहीं कैलकुलेशन का छोटा मोटा एरर, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना, मैं क्या सिखाना चाहता हूं। कैलकुलेशन बहुत बेसिक सा पार्ट है, कहीं बाई मिस्टेक हो जाता है, मैं हल्का फुल्का कभी कभी गलती कर देता हूं, लेकिन जो सिखाने आया हूं ना कि इस तरीके से सवाल बनाएगा ना, तो वो एलिगेशन का सबसे हाई लेवल का सवाल होगा। उस सीआई के मस्त कॉन्सेप्ट को पकड़ के डाल देगा। 8 मंथली, 10 मंथली, 15 मंथली, जो भी डालना हो, 5 मंथली, सीआई का रेट % दे देगा और सीआई पर बना देगा सवाल। उस टाइम पे वो क्या होगा, हंगामा हो जाएगा पूरी इंडस्ट्री में, और ऐसा सवाल कोई नहीं पढ़ाया था, डिफिकल्ट आ गया। अरे था क्या इसमें, हलवा तो था, है ना। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हम लोग यूज ऑफ एलिगेशन इन रेशियो देखेंगे कि रेशियो में हम लोग इसे कैसे यूज करते हैं। एमटीएस का आया हुआ एक सवाल करने का कोशिश करो, हल्का सवाल होता है, रेशियो में उतना परफेक्ट यूज नहीं है क्योंकि रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है, अदर जगह यूज होता है इसका। बोला है 57 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 10 चिल्ड्रन सच दैट ईच गर्ल got 6 sweets and each boy got 5 sweets. What is the number of boys? 10 बच्चों के बीच 57 मिठाई इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिलता है। तो आपको बताना है कि लड़कों की संख्या क्या है। बहुत हल्का सा सवाल है, बेसिक से समझाओ क्या, x + y मान के, जैसे बेसिक शुरुआत में किए थे ना, x y मान के वैसे करोगे तो आप इसका प्रूफ निकाल लोगे। मैं सीधा करता हूं। अगर मैं बोलता कोई लड़की नहीं होती, खाली लड़के लड़के होते, चलो पहले लड़की है तो कोई लड़का नहीं होता, खाली लड़की लड़की होती, और मैं बोलता कि उनको मिठाई दे दो, तो मैं 10 के 10 लड़की माना तो 10 छके 60 मिठाई की जरूरत पड़ता। और मैं बोला कोई लड़की नहीं होती, खाली लड़के लड़के हैं, तो हर लड़के को 5 मिठाई देना होता, तो मैं 5-5 मिठाई सबको देता, तो 10 5 50 मिठाई देता। यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग भी निकल के आया है। जो लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग पढ़े हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग प्रॉपर इसी क्वेश्चन से निकल के आया है, जिसको मैं यूज करता हूं एसआई में बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में। अब देखो मैं बोला कि 60 स्वीट होता तो मैं 10 के 10 बॉयज में बांट देता, 50 स्वीट होता तो 10 के 10 गर्ल्स में बांट देता। उल्टा बोल गया, गर्ल्स ये है, बॉयज ये है। 10 के 10 गर्ल्स को मैं 6-6 स्वीट्स दे देता, और 5 के 5 बॉयज को मैं 5-5, 10 के 10 बॉयज को 5-5 स्वीट्स दे देता। लेकिन टोटल स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कितने हुए हैं? 57। 60 - 57 3, 57 - 57। जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 7:3 है। 7 3 10 यूनिट बराबर है 10 के, 1 यूनिट बराबर है 1 के, तो 7 यूनिट बराबर 7, 3 यूनिट बराबर 3, तो 7 मेरी गर्ल्स है, 3 मेरे बॉयज है। पूछा क्या गया? लड़कों की संख्या बताओ, 3। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को करो। एक और सवाल बनता है, जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि एक चिड़िया है और एक गाय है, उनके हेड्स की संख्या समथिंग है और उनके लेग्स की संख्या समथिंग है। ऐसा पढ़े हो? तो आपको पता है कि लेग्स, जो चिड़िया होगी, जो बर्ड होगा, उसका 2 होता है, और जो काऊ होगा उसके लेग्स 4 होते हैं, और लेकिन उनकी तो मुंडी बराबर होती है। तो वो भी इन्हीं मेथड पे निकल के आता है। कई बार वो वैसे अब सवाल पूछा नहीं जाता, पुराना हो चुका है। Amita has some Rs200 note and a new note of Rs50. She has total 52 notes and she saved a total of 6200. Then how many notes will be of Rs50? कैसे करोगे इस सवाल को मेरे लाल? देखो, 2 तरीके से कर सकते हो। मैं बोला कि मेरे पास टोटल 6200 रुपए हैं। अगर सारे के सारे 200 के नोट होते, सारे के सारे 200 के नोट होते, तो कितने नोट होते? 31 नोट होते। जी सर। मेरे पास सारे के सारे 50 के नोट होते। अगर मेरे पास 6200 रुपए हैं और सबके सब 50 के नोट के होते, तो कितने नोट होते? 6200 बटे 50।
5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, टोटल 124 नोट होते हैं। लेकिन मेरे पास टोटल ओरिजिनली कितना है 52। लगा दो एलिगेशन, 4 से 2 गया 2, 12 से 5 गया 7, 2 से 1 गया 1, 5 से 3 गया 2, 24 दिया 72, 3 7 21। मेरे से बोला क्या गया है कि कितने नोट है 50 के। अब मैं बोलूँ कितना हुआ 24, 36 1 31। कहीं गलती कर दिया क्या? नहीं, सब तो सही है। 4 से 2 गया 2, 12 से 5 गया 7, 2 से 1 गया 2, 5 से 3 गया 2, 24:7 आया। सब कुछ सही है। अभी जो 24:7 आया ना, ये क्या है मेरा अमाउंट का रेशियो। ये मेरे अमाउंट का रेशियो आया। मतलब जो टोटल अमाउंट है वो क्या है 24 और 7। अब मैं बोला 24 7 कितना होगा 31। 31 यूनिट टोटल अमाउंट है। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, जो मेरा टोटल अमाउंट है ना वो 6200 है। तो 31 यूनिट बराबर है 6200 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 200 के, तो 24 यूनिट बराबर होगा 24 दूना 48, 4800 के, और 7 यूनिट बराबर होगा 7 × 2 1400 के। मतलब ओरिजिनल में जो 200 के नोट है उससे बनने वाले रुपए जो है ना 4800 है, और जो मेरे 50 के नोट है उससे बनने वाले रुपए जो है ना वो 1400 है। समझ रहे हो ना? 50-50 के नोट मिला के 1400 रुपए बन रहे हैं, और 200 के नोट मिला के 4800 बन रहे हैं। तो मुझसे बोला जाएगा कि 200 के कितने नोट है, तो 4800 बटे 200 24। और मेरे से बोला जाएगा कि 50 के कितने नोट है, तो 1400 बटे 50 कितने आया सर 28। 24 + 28 टोटल 52 नोट है, सेटिस्फाई कर रहा है। 50 के ही पूछा गया तो मैं टिक कर दूंगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे एलिगेशन किस में लगाए हो, नोटों के संख्या में एलिगेशन लगाए हो कि अगर नोट की संख्या इतना होते उसका, इतना होते उसका, ओवरऑल इतना है, तो मेरे अमाउंट का रेशियो आ गया है। अब मैं अगर अमाउंट में एलिगेशन लगा दूं तो नोटों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। ध्यान से समझना, नोट के संख्या में आप लगाए हो तो अमाउंट का एलिगेशन रेशियो आया है। अगर मैं अमाउंट में लगा दूं तो नोट के संख्या का रेशियो आ जाएगा। जी हां, तो लगा दो। देखो मैं इसको मिटाता हूं फिर से सिखाने के लिए। मिटाऊं? मिटा देता हूं। मैं आपसे बोला मेरे लाल, अगर मैं बोलूं पूरे 200 के 252 नोट होते तो 200 × 52 कितना होगा, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 10,400। पूरे 52 नोट 50 के होते तो 50 × 52 कितना होता 2600। अगर पूरे नोट 52 के 52 नोट आपके 200 के होते तो मेरे 10,400 बनते। और अगर मेरे 50 रुपए के 52 नोट होते तो 2600 बनते। लेकिन ओरिजिनली बना कितना है, ओरिजिनली बना है 6200। घटा दो, 4 से 2 गया 2, 10 से 6 गया 4, इसको हटा दो, 12 से 6 गया 6, 5 से 2 गया 3, 2 0 से 2 0 खत्म, 6:7। ये नोटों की संख्या का रेशियो आया। 6 7 13 यूनिट बराबर है 52 के, 1 यूनिट बराबर है 4 के, तो ये 6 चौके 24 नोट है, ये 7 चौके 28 नोट है। सोचने का तरीका है, मैं आपको सोचने का तरीका सिखा दिया हूं। आशा करता हूं आप कंप्लीटली सीख गए होंगे। चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को आप खुद से भी कर सकते हो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। इजीली आप इसको कर लोगे क्योंकि पिछला वाला सवाल से मिलता जुलता है। बोला है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन अ बॉक्स, 25 पैसे 50 पैसे। द टोटल मनी इन बॉक्स इज Rs 36। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 90। इफ द नंबर ऑफ कॉइन इज इंटरचेंज्ड देन फाइंड द टोटल मनी। मस्त है, मस्त है, करने का कोशिश करो। क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉइन इन अ बॉक्स। एक 25 पैसे का कॉइन है, एक 50 पैसे का कॉइन है। अगर टोटल मनी बॉक्स में Rs 36 रुपए है, अगर मैं बोल दूं
25 पैसे के टोटल 36 रुपए कितने कॉइन मिलके बनाएंगे? आपको जैसे माने वैसा बनाओ। आप या तो मने अमाउंट का रेशियो ले लो या तो मने नोट्स के रेशियो ले लो। मैं अमाउंट का ले लेता हूं। 25 पैसे के टोटल 90 कॉइन मान लो है, तो कितने रुपए बनेंगे? बोलोगे सर 25 पैसे के 90 कॉइन है तो 25 नमा 225, 2250 पैसे बनेंगे। इसे मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 22.5 रुपए बनेंगे। अगर मैं बोलूं कि 50 पैसे के टोटल 90 कॉइन है तो 50 पैसे के अगर कुल संख्या 90 है तो 50 इंटू 90 कितना बना? 4500 अपॉन 100 कर दो तो मुझे अगर 50 पैसे के 90 कॉइन होते तो मेरे कितने बनते? 45 रुपए। लेकिन ओरिजिनली कितना रुपए बना है? 36। सॉल्व करो। 45 माइनस 36 कितना होगा? 9। 36 माइनस 22.5 कितना होगा? 13.5। डेसिमल उड़ाया, जीरो आया, रेशियो काटा, 45 दूना 90, 45 दिया 135। 2 3 5 बराबर है मेरे नंबर ऑफ कॉइन्स 90 के, तो 1 बराबर होगा मेरे 18 के। तो 18 दूना 36 ये कॉइन होगा और 18 तिया 54 ये कॉइन होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। अब कहानी बदल गया। कहानी आखिर में ये बदल गया कि अगर 50 पैसे के 36 कॉइन होते और 25 पैसे के 54 कॉइन होते तो कितने रुपए होते? शुरू में बोला गया है कि 25 पैसे के कुछ कॉइन थे, 50 पैसे के कुछ कॉइन थे, टोटल 36 रुपए थे, नंबर ऑफ कॉइन 90 था। तो कॉइन का रेशियो हम लोग निकाल लिए। मुझे पता चला कि 25 पैसे के टोटल 36 कॉइन थे और मुझे पता चला कि 50 पैसे के टोटल 90 कॉइन थे। 90 नहीं, 54 कॉइन थे। अब बोला है कि नहीं, अगर मैं बोलूं कि 25 पैसे के 54 कॉइन और 50 पैसे के 36 कॉइन है तो कितने रुपए बनेंगे? तो कर लो, क्या दिक्कत है। 50 पैसा इंटू 36 कितने कॉइन हुए? 36 पैसे 180, 1800 पैसे हुए। 25 पैसे इंटू 54 कितना हो गया? 1350 हो गया। सर इतना तेज कैसे गुणा कर देते हो? अरे बता देता हूं मेरे लाल, काहे चिंता करते हो। देखो 25 गुणे जब 54 कर रहा था ना तो मैं 54 को अपने मन में खोल लिया था 2 इंटू 27। इस दोनों को कर लिया तो ये 50 इंटू 27 हो गया। इस दोनों को कर लिया, 27 बचे 135। ऐसे इसमें भी किया था, सब मैं ऐसे करता हूं। देखो कैसे किया, 2 इसमें डाल दिया, 18 गुणे 100 1800। अपने मन में ऐसे करना है। अब देखो, अब मेरे क्या हुए, 1800 पैसे यहां बने, 1350 पैसे यहां बने, टोटल 3150 पैसे बने। रुपए में बदलना है, 100 से डिवाइड कर दो, 31.5 रुपए बनेंगे। लॉस हो जाएगा, पहले 36 रुपए बन रहे थे चेंज होने पर, है ना। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। चलो आगे हम लोग मिक्सचर के सवाल करेंगे एलिगेशन से। क्वेश्चंस ऑफ मिक्सचर बाय एलिगेशन फटाफट से करते हैं। हर एक सवाल को मस्त मस्त सवाल लेकर आया हूं। पहले हम लोग बेसिक सवालों से स्टार्ट करते हैं। एक घुट पानी पी के श्री गणेश करो मिक्सचर का। चलिए, तो क्या कह रहा है बउआ इस सवाल कि इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% एल्कोहल बी मिक्स्ड विद दैट ऑफ 50% एल्कोहल सो हैज गेट अ मिक्सचर ऑफ 40% एल्कोहल। कड़वा हो गया होगा इसीलिए मिलाया है ना। अब मैं अगर बोलूं कि 25% एल्कोहल था, ये ठीक होगा। अगले वाले में ज्यादा हो गया है, आधा आधा हो गया है ना। अब दोनों को मिला के वो क्या कर रहा है, 40% एल्कोहल का एक मिक्सचर बना रहा है। ये 25% एल्कोहल वाला मिक्सचर है, ये 50% एल्कोहल वाला मिक्सचर है। जब मैं इन दोनों को मिला दिया, एलिगेशन वही है कि कुछ पहले से था एक, कुछ पहले से था एक, दोनों को मिला के कुछ मिला तो अल्टीमेट एक रेशियो मिलेगा दोनों का, बस काम खत्म। दोनों को मिला के 40% वाला रेशियो मिला तो 40 से 25 गया 15, 50 से 40 गया 10, 5 दूना 10, 5 दिया 15। जो मिक्सचर होगा वो 2:3 में मिलाया गया होगा। मतलब
2 यूनिट इससे लिया गया होगा, 3 यूनिट इससे लिया गया होगा, दोनों को मिला दिया गया होगा, तो मिलने वाले में 40% एल्कोहल का वाला एक नया मिक्सचर मिला होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक आईसीआर 2022 के सवाल को लपेटते हैं। क्या है सवाल? देखो, ए वेसल हैज 45 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एक बर्तन में अल्कोहल और पानी का 45 लीटर घोल है, हैविंग 60% एल्कोहल, जिसमें 60% एल्कोहल है। हाउ मेनी लीटर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी withdrawn फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वुड हैव 35% एल्कोहल। बर्तन में जिसमें 60% के एल्कोहल वाला मिक्सचर है, उससे कितने लीटर घोल निकाला जाना चाहिए और उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में पानी डाला जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 35% एल्कोहल हो। हलवा है सर, कैसे निकाला गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई है मेरे पास मिक्सचर, उसमें पानी है, एल्कोहल है, कुछ भी है, उसका कितना भी क्वांटिटी मैं अलग करूं तो जो उनके बीच का रेशियो है वो चेंज नहीं होता। फिर से समझाता हूं। मैं बोला कि इसमें 60% एल्कोहल और 40% पानी का एक मिक्सचर है, इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लिया और निकाल के इस गिलास में भर दिया, मतलब पेग बना दिया एक तगड़ा सा। तो जो इसमें थोड़ा सा निकल के आया होगा ना, इसमें भी एल्कोहल और पानी का जो रेशियो होगा वो 60:40 ही होगा। समझ गए? तो जो मैं निकाल लिया हूं हिस्सा रिप्लेस करने के लिए, वो 60:40 में निकला है, और जो बच गया है उसके अंदर वो भी 60:40 में बचा है। हाँ सर, तो लेफ्ट कितना है मेरे पास? 60% का। तो जो मेरे पास एक मिक्सचर है उसमें 60% एल्कोहल है। जी सर। अब जो नया आके उसमें मिलाया जा रहा है वो क्या है? वाटर है ना? जी सर, वो वाटर है। वाटर में कितना % एल्कोहल है? सर वाटर में एल्कोहल होगा, आप तो खुद बोल रहे हो सीधा पानी मिला रहे हैं। देखो तो ठीक से सवाल में कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी विथड्रॉन फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो पानी मिलाया जा रहा है ना, तो पानी में 0% एल्कोहल है, और जब इन दोनों को मिला रहा हूं तो मुझे एक 35% के एल्कोहल का मिक्सचर मिल रहा है। रेशियो देख लो, 35 से 0 गया 35, 60 से 35 गया 25, काटा 7:5 जो हुआ मेरा टोटल मिक्सचर हुआ। अब 7 + 5 12 मेरा टोटल मिक्सचर हुआ, लेकिन बोल रहा नहीं टोटल मिक्सचर 45 लीटर है, तो 12 यूनिट बराबर है 45 के, 1 यूनिट बराबर है 12 × 36, 12 × 7 = 84, 12 × 5 = 60, 3.75 के। मुझसे बोला गया है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी विथड्रॉ। जो ये 5 यूनिट है इसी को तो विथड्रॉ किया गया होगा, इसी को निकाला गया होगा और उसके जगह पे डाला गया होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, 5 × 3.75, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 और 2 37, 5 × 3 = 15 और 3 18, 18.75 लीटर का जो चेंज किया गया है, मतलब रिप्लेस किया गया है, वो किया गया है। क्लियर है? एकदम धांसू तरीके से क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं बिना किसी बकैती के। अगला सवाल आपके टियर 2 का आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है कि A and B are solutions of acid and water. The ratios of water and acid in A and B are 4:5 and 1:2. मेरे पास A और B है, एक A है मान लो, एक ये है और ये एक B है। इसमें मेरे को एसिड और वाटर है और इसमें मेरे को एसिड और वाटर है, और जो वाटर रेशियो एसिड है इसमें आपके 4:5 है, और जो इसमें वाटर रेशियो एसिड है वो 1:2 है। अब बोला गया कि x लीटर ऑफ A और y लीटर ऑफ B। सर मैं इसका x लीटर निकालूंगा तो उसमें 4:5 होगा, हाँ। इसका y लीटर निकालूंगा तो उसमें भी 1:2 होगा, हाँ।
फिर आगे बढ़ते हैं, मिलाया जा रहा है तो रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड नए मिक्सचर में 8:13 हो जा रहा है। तो जो नया मिक्सचर मिल रहा है उसमें वाटर रेशियो एसिड 8:13 मिल रहा है। तो बताइए कि किस अनुपात में ये लिया गया था, मतलब कितना यूनिट ये था, कितना यूनिट ये था, लगा दो। आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर एसिड उठा रहे हो तो सिर्फ एसिड उठाना, वाटर उठा रहे हो तो सिर्फ वाटर उठा रहे हो। मतलब हम लोग देख रहे थे एक ही चीज में एलिगेशन लगता है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को और फाइनल को देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में खाना में 20% इंक्रीज हुआ और गांव के पॉपुलेशन में 10% इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल इंक्रीज बताओ, ये सब क्या हुआ? नहीं, मेरे घर के खर्चे 20% से बढ़ गए और तुम्हारे घर के खर्चे 10% से, तुम्हारे घर के मेहमान 10% से बढ़ गए, तो बताओ क्या हुआ? ऐसे तो नहीं होगा ना। एसिड 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 देखेंगे, एक ही जगह की एक ही यूनिट की चीजें देखते हैं, अलग अलग नहीं। हम लोग बोले कि यहां पे एसिड क्या था सर, 4 लिख देता हूं यहां पे, 4/9 था। अगर टोटल मिक्सचर 9 था तो उसमें 4 मेरा एसिड था। यहां पे अच्छा वाटर है, चलो ठीक है, वाटर को ही उठा लिए हैं, वाटर उठा लिए। एक इसमें वाटर था, अगर टोटल क्वांटिटी 1 + 2 3 था। 8 यहां पे वाटर था, अगर टोटल क्वांटिटी 8 + 13 21 था। ये मेरा वाटर की क्वांटिटी है, ये मेरा वाटर की क्वांटिटी है। दोनों मिलाने के बाद जो आने वाला वाटर की क्वांटिटी है ये है। आप लोग एक बार इसे एसिड लेके सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको थोड़ी देर पहले अभी सिखाया था, जब भी आपके फ्रैक्शन आए तो फ्रैक्शन को खत्म कर दो। ऐसा काम नहीं करो कि मैं क्या करता हूं ना सर कि इससे इसको घटा के देखता हूं, इससे इसको घटा के देखता हूं, टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं 2 बात बोलता हूं, एक कैलकुलेशन तेज आना चाहिए, एक कैलकुलेशन से बचने भी आना चाहिए। तो यहां बचना है आपको कैलकुलेशन से। कैसे बचोगे मेरे गुड्डा, कैसे बचोगी मेरी गुड़िया? मैं 9 3 21 का एलसीएम लेता हूं, कितना आया? 63। इन साहब में भी 63 से मल्टीप्लाई, इन साहब में भी 63 से मल्टीप्लाई, इन साहब में भी 63 से मल्टीप्लाई। 9 7 63, 7 चौक कितना हुआ बेटा? 28। 21 दिया 63, 21 दिया 63 और 3 8 24। ये एक पहले मिक्सचर की वाटर की क्वांटिटी है, ये दूसरे मिक्सचर की वाटर की क्वांटिटी है, ये फाइनल मिक्सचर की वाटर की क्वांटिटी है। वाटर में एलिगेशन लगाए हैं, आप एसिड में भी लगा के चेक करना। 28 से 24 गया 4, 24 से 21 गया 3, 3:4 में लिया गया था, 3:4 में लिया गया था। बूझे बूझे कि नहीं मेरे लाल? एकदम समझ में आ गया मेरे सर? तो आइए अगले सवाल को करते हैं, एक एमटीएस का आया हुआ सवाल। आशा करता हूं इसे आप खुद से करेंगे। जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, मेरा खुद का होता था, आपका आप खुद से ऑब्जर्व करना, लेकिन इस मिस्टेक को भी लिख लेना। जल्दीबाजी में मुझसे पूछा गया वाटर रेशियो मिल्क बताओ, मैं जल्दी जल्दी में मिल्क रेशियो वाटर टिक कर दिया। तो मैं क्या करता था ना, मैं लिख के इस बात को रखा था। जब भी मेरे सामने मिक्सचर का सवाल बनता था तो मैं क्या करता था कि मैं पहले ध्यान से पढ़ूंगा कब वाटर रेशियो मिल्क बोला है और कब मिल्क रेशियो वाटर बोला है। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ये अगर ध्यान में थोड़ी सी गलती करोगे ना, कब एसिड रेशियो वाटर बोला है, अब कब वाटर रेशियो एसिड बोला है, थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दोगे एरर हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। बोला है मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। अनदर मिक्सचर ऑफ द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द फॉर्मर कंटेन्स वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 1:3। क्लियर? जी सर। ध्यान से पढ़े? हाँ सर। यहां पे बोला गया एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, और यहां पे बोला गया कि सेम वॉल्यूम का वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो 1:3 है। देखे अब देखो अगला लाइन बोला, किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो टू मिक्सचर बी मिक्स्ड, किस रेशियो में दोनों मिक्सचर को मिलाना चाहिए एक नया मिक्सचर पाने के लिए जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 हो। अब देखो कितना कंफ्यूज किया है, नाम का खाली एमटीएस है भैया, डरा रहा है आपको, सीधा सीधा देख रहे हो ना। हाँ आइए करते हैं। अब देखो यहां पे बोला गया दूध और पानी का अनुपात, हम लोग दूध को पकड़ लेते हैं।
दूध कितना है 5, टोटल कितने में से 5 + 3 8 में से, तो दूध मेरे 5/8 है पहले में। यहां सर पानी और दूध का मिक्सचर है 1:3। दूध कितना है 3, कितने में 3 1 4 में। और जो फाइनल मिक्सचर बन के आया वो दूध और पानी का है। दूध कितना है सर 7, कितने में 7 3 10 में। 4 8 10 को इक्वल करो। इक्वल करने का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है सर, वो होता है एलसीएम ले लो। 4 8 10 का एलसीएम 40 हुआ, सबको 40 बना दो नीचे, आसान भाषा में सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। 8 5 40, 5 5 25, 4 10 40, 3 10 30, 7 चौके 28। क्लियर है जी सर, लगा दो एलिगेशन। 28 से 25 गया 3, 30 से 28 गया 2, 2:3 में लिया गया होगा। तो जो आने वाला मिक्सचर होगा उसमें दूध और पानी 7:3 में होगा। ठीक है, एकदम सर कंप्लीटली ठीक है। अब हम लोग करेंगे एलिगेशन के सवाल एवरेज में। ये तो एवरेज से ही आया हुआ कॉन्सेप्ट होता है। एलिगेशन जो है ना वो तो एवरेज से ही आया है, वेटेड एवरेज से। शुरुआत में यही चीज आपको सिखाया था कि वेटेड एवरेज से ही तो आया है। हम लोग इसके यूजेज सीख रहे हैं अलग अलग चैप्टर में। तो क्या है हमारा यूज एवरेज में, देखते हैं। बोला है एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन। The average height of European is 70 inch and Indian is 69 inch. The average height of the whole army is 69.34 inches. Find the number of Indians in the army. कैसे करोगे? 12,000 की सेना में यूरोपीय और भारतीय शामिल है। यूरोपीय लोगों की औसत ऊंचाई 70 इंच है और एक भारतीय की औसत ऊंचाई 69 इंच है। पूरे सेना की औसत ऊंचाई 69.34 है। सर करना क्या है, यूरोपियों को 70, भारतीय को 69, मिला के 69.34 कर दो। इससे इसको माइनस किया 0.34, इससे इसको माइनस किया 0.66, काट लिया रेशियो, डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया। 17:33 में उनका अनुपात है। ऐसे ऑन करो ना भाई। अब मेरा क्या है, टोटल संख्या कितना है 17 + 33 50। वो बोला कि टोटल संख्या कितना है सर 12,000। 50 यूनिट है 12,000 के, एक यूनिट बराबर होगा 240 के। मुझसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इंडियन कितने हैं आर्मी में। इंडियन कौन से लिए थे हम लोग 69 इंच। इंडियन कितने हैं 33, 33 × 24 कर दो। आसान भाषा में ऑप्शन सी आंसर। 3 चौके के 12 यूनिट डिजिट से देख सकते हो, या फिर 11 का मल्टीपल एक ही था पूरे ऑप्शन में। 33 यूनिट का वैल्यू पूछा है तो मैं क्या करता, 33 × 240 करता, तो 3 चौके के 12 2 यूनिट डिजिट मिल गया। या फिर मैं 11 का एक ही मल्टीपल देख पा रहा था। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का हमें नहीं है। देखो ये सीजीएल 2016 का आया हुआ सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे। इसको फटाफट से पॉज करके कर लो। एन आर्मी 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन। द एवरेज हाइट ऑफ अ यूरोपियन इज 5 फीट 10 इंच एंड दैट ऑफ एन इंडियन इज 5 फीट 9 सही 3/4 इंचेस। देन द नंबर ऑफ, भैया गलती है इस सवाल में, सॉरी। ये 2016 का आया हुआ सवाल है, मैं कई बार बनाया हूं। एक डेटा जो मिसिंग है मैं बता देता हूं, मेरे को याद है, मेरे को सवाल याद रहता है कि देखो मैं आपको सवाल बताता हूं, गलती तो है इस सवाल में। देखो सवाल ये था ना, मुझे याद है कि जो यूरोपियन थे उनकी हाइट 5 फुट 10 इंच थी, इनसे तो ज्यादा मेरी है। और जो इंडियन थे ना उनकी हाइट थी 5 फीट 9 इंच। और जो एवरेज था दोनों का जो औसत था वो ये था। सवाल में थोड़ा सा मेरे को याद है, गलती हो गया है, मैं
छूट गया है डेटा, 2016 का आया वो सवाल है टीयर 2 का। तो आपको बताना है कि उनकी संख्या क्या है। लगा दो एलिगेशन। 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 9 इंच इंडियन और 5 फीट 9 सही 3/4 इंच। क्या होगा? एवरेज। घटा दो, 10 इंच से 9 सही 3/4 इंच घटा है तो कितने हुआ? 1/4। और 9 सही 3/4 से 9 घटा है तो 3/4। क्योंकि 5 से 5 तो 0 हो गया, 5 से 5 तो 0 हो गया, अल्टीमेटली इंच वाला ही देखना था। जी सर, क्लियर है? एकदम सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 से 4 कटा, जो यूरोपियन रेशियो इंडियन आ गया वो क्या है? 3:1। मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ इंडियन, तो 3 1 4 बराबर 12,000, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3,000। तो जो मेरे यूरोपियन भाई होंगे वो 9,000 होंगे और जो मेरे इंडियन होंगे वो अपने भारतीय भाई 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 आ गया है। थोड़ा सा एरर था, इसे हम लोग सुधार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीपीओ का आया हुआ सवाल है। क्या है ये सवाल? देखो, द एवरेज वेट ऑफ अ बॉयज इन अ क्लास इज 69.3 kg and that of girls in the same class is 59.4 kg if the average weight of the whole class is 63.8 kg। आसान सा सवाल है। बॉयज के 69.3 kg है, गर्ल्स के 59.4 kg है और पूरे क्लास का 63.8 kg है। घटा दो, 13 से 8 गया 5, 8 से 3 गया 5, 8 से 4 गया 4 और 12 से 9, 13 से 9 गया 4। रेशियो काटा, 4:5 आ गया। मुझसे बोला गया था कि ये मेरे बॉयज की है और ये मेरी गर्ल्स की है। पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है? लड़के कितने हैं? 4। टोटल कक्षा में बच्चे कितने हैं? 4 + 5 9। 4/9 का मतलब होता है 44 सही 4/9%। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, आराम से देखिए सर। बोला है द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास X एग्जामिनेशन इन स्कूल इज 85% एंड दैट ऑफ बॉयज इज 83%। गर्ल्स 85% पास कर रही है 10वीं परीक्षा में, लड़के 83% पास कर रहे हैं और स्कूल के सारे लड़का लड़की मिलके 83.7% पास कर रहे हैं। तो विद्यालय में 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताएं। इससे ये घटा दो, कितना आ जाएगा? 1.3। इससे ये घटा दो, कितना आ जाएगा? 0.7। ये मेरे गर्ल्स है, ये मेरे बॉयज है। रेशियो काटा, 7:13। गर्ल्स का बताना है परसेंटेज, तो 7/7 + 13 20 × 100। मेरी 7 गर्ल्स है, टोटल 7 + 13 20 बच्चों में से, तो कितना हुआ? 35% मेरी क्या हुई? गर्ल्स। क्लियर है? जी सर। अगर बॉयज पूछा जाता कितने होते तो 13/20 65%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला सवाल? इन अ क्लास 40 स्टूडेंट, क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 45% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। 45% लड़कियां हैं और सबके सब बॉयज हैं, तो 55% बॉयज है, 45% गर्ल्स, इट मीन 55% बॉयज। रेशियो काटो, 9:11 में गर्ल्स और बॉयज है। बोला है इफ द एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स इज 54, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 54 है एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 46। अरे यार, इस सवाल को काहे रख लिया? ये तो वेटेड एवरेज वाला है। चलो रख लिया हूं तो सिखा देता हूं कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 65% लड़की, 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का औसत अंक 54 है और लड़कों का औसत अंक 46 है। चलो उस मेथड से करा रहा हूं जो मैं शुरुआत में सिखाया था। इनके बीच का गैप कितने का है? 8 का। अगर मैं बोलूं 8 को किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 9 और 11 20,
20 यूनिट बराबर होगा 8, 1 यूनिट बराबर होगा 8/20। मैं 9 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं। 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 18/5 ये हो जाएगा 3.6। 9 यूनिट का वैल्यू 3.6 आया। इससे छोटा होगा एवरेज, तो 54 से 3.6 माइनस कर दो, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 50.4। इफ द एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स इज 54, बॉयज गलती हो गया ना, करा दिए ना मिस्टेक हमसे, कहाँ गलती हुआ पकड़ पाए हो? हाँ, ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। देखो क्या गलती हुआ है, इसी को बोलते हैं रेशियो मिस्टेक होना। बोला है 45% गर्ल्स है और गर्ल्स का एवरेज 54 है, तो 45% गर्ल्स यहां आएगी, इसकी एवरेज इसके सामने, और बॉयज का एवरेज बॉयज के सामने। मैंने उल्टा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का वैल्यू कितना आया? 3.6। 46 में से बड़ा होगा क्योंकि 54 से छोटा होगा, तो 46 में ऐड कर दो, 49.6 करेक्ट उत्तर। क्लियर है ना? जी सर, शुरुआत में ऐसा एक सवाल सिखाया था, वैसे जनरली इसे मैं वेटेड एवरेज से डेविएशन लगा के करता हूं, ज्यादा आसान होता है। चलिए एक सवाल और करते हैं। 50 बच्चे हैं, 40% गर्ल्स है, तो 60% बॉयज होंगे। होल क्लास का एवरेज जो है 64.4 है। 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 60% लड़के होंगे। 2:3 हुआ, ठीक है? ठीक है। पूरी कक्षा का औसत 64.4 है, ठीक है, लिख देता हूं। 2:3 जो है ना, वो मेरे गर्ल्स रेशियो बॉयज है, और बॉयज के जो एवरेज है ना 62 है, तो 64 माइनस 62, 64 माइनस 62 माइनस किया तो 2.4 आया। 12 दूना 24, तो 12 तिया 36। अब ये छोटा है, क्लियर बात है, ये बड़ा होगा, तो 64.4 में 3.6 ऐड कर दो। 68 जो होगा ना, वो गर्ल्स का एवरेज होगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आइए एक हम लोग एवरेज वाला सवाल कर लेते हैं, मतलब क्रिकेट वाला। बहुत तगड़ा सवाल है, इस सवाल में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन वही एक लाइन का एलिगेशन है, करोगे हो जाएगा। बोला है क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज, अच्छा ये बता ना बॉलिंग एवरेज क्या होता है, कितने रन देकर कितना विकेट लिए। क्रिकेट देखते हो? मैं तो नहीं देखता, मैं क्रिकेट नहीं देखता, मैं मूवीज थोड़ा बहुत देखता हूँ, क्रिकेट नहीं देखता, कोई गेम्स नहीं खेलता, ये सब पबजी वबजी कुछ नहीं, कभी खेला ही नहीं पबजी। तो जब पबजी आया था मेरे पास फोन नहीं था, इसी वजह से नहीं खेल पाया, जब फोन आया तो मन नहीं था। तो आप ये बॉलिंग एवरेज समझते हो ना, बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज बहुत बेसिक सा चीज है, वो आप समझते हो ना? हाँ सर समझता हूं। कितने रन देकर कितना विकेट लिया, मतलब जो बॉलिंग एवरेज है वो रन अपॉन विकेट है, ठीक है। अब मेरे से बोला गया कि एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन पर विकेट, मतलब वो 12.4 रन दे रहा है तो एक विकेट ले रहा है। टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन, 26 रन देकर 5 विकेट ले लिया। अब फिर से गेम, मतलब गेम हुआ कुछ भी हुआ, 26 रन देकर फिर से 5 विकेट ले लिया, और इससे उसका औसत 0.4 कम हो गया। अब उसका औसत जो हो गया ना 12.4 से 12 हो गया, कि अब 12 रन देकर एक विकेट ले रहा है। तो बताइए कि उसके द्वारा अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। पहले साहब का औसत क्या था 12.4 का। अब जो साहब है वो 26 रन देके 5 विकेट ले लिए, तो कितना का औसत से विकेट लिए हैं, जो एवरेज हुआ 26/5, 5 को काट दो, 5 × 5 = 25, 5.2 हुआ क्या कि सर वो एक मैच हुआ
इसमें 5 विकेट लिया, हर 5.2 रन पर 1 विकेट ले लिया, तो जो यहां एवरेज हुआ उसका 5.2 का ही हुआ। अब एक जगह उसका 12.4 के एवरेज से विकेट लिया था, एक जगह वो 5.2 के एवरेज से विकेट लिया है, और ओवरऑल वो कितने से लिया है, तो सर उसका 4.4 से डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल वो 12 से लिया है। लगा दो, 12.4 से 12 माइनस किया 0.4, 12 से 5.2 माइनस किया 6.8, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 4 से काटा 17:1। 17:1 क्या आया, उसके विकेट का रेशियो, कितना विकेट लिया है, क्योंकि विकेट बेस में आता है। अब मेरे से बोला गया कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, लास्ट मैच तक कितना विकेट लिया था। अब मैं बोलूं कि वो सबसे लास्ट में कितना विकेट लिया है, सर वो लिया है 5। जब उसका 5.2 का एवरेज हुआ है, जब 26 रन पर 5 विकेट लिया है, तो उस टाइम पे वो 5 विकेट लिया है। तो ये जो रेशियो है वो विकेट का है, तो 1 यूनिट बराबर है 5 के, तो 17 यूनिट किसके बराबर होगा, 17×5 = 85 के। तो लास्ट मैच तक वो 85 विकेट लिया था, अब 5 विकेट और ले लिया, तो टोटल उसके 90 विकेट हो गए, और जो नया उसका बॉलिंग एवरेज हुआ वो 12 का हो गया। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इस सवाल को आपको खुद से करना है, सेम सवाल है पिछला वाला, करने का कोशिश करो। गला बार बार खराब हो रहा है। क्या है, एक देखो अगला सवाल। ए बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन्स पर विकेट takes 5 wickets for 52 runs in next inning and thereby decreases his average by 0.85। पहले साहब का जो औसत रन था ना वो 24.85 था। अब साहब क्या किए कि 52 रन देकर 5 विकेट ले लिए। अब किस एवरेज से वो ले लिए, 52/5 10.4। पहले साहब 24.85 से विकेट लिए थे, अब साहब 10.4 से विकेट लिए हैं एवरेज। इस वजह से उनका जो एवरेज अब नया बन के आया वो 0.85 कम हो गया। पहले 24.85 था, अब 0.85 कम हो के 24 हो गया। इनसे इनको माइनस किए 0.85 आया, इनसे इनको माइनस किए, ये मेरा कितना आएगा 13.6। क्लियर जी सर। रेशियो काट दो, 17/8 है 36 से, और 17×5 = 85। समझ में आया कैसे काटा? हाँ सर, कैसे काटा? देखो ये डेसिमल उड़ाया, ये डेसिमल उड़ाया, यहाँ पे 2 डेसिमल था तो 1 0 आ गया। 17 से काटा 8 बार में गया, 17 से काटा 5 बार में। आखिरी मैच में 5 विकेट लिया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 80 यूनिट का वैल्यू 80 होगा। उसके पहले तक को 80 विकेट लिया होगा। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में किस तरीके से एलिगेशन यूज करते हैं। बार बार ना गला जाम हो रहा है भाई। चलो आ जाओ। करो इस सवाल को फटाफट से। An employee works in a company on a contract of 30 days on the condition that he will receive Rs 120 for each day he works and he will be fined Rs 10 for each day he is absent. If he receives 2300 in all, for how many days होना चाहिए, in for how many days he remain absent। बोला गया है एक कर्मचारी ने एक कंपनी में 30 दिनों के अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने गया। प्रतिदिन अगर काम करता है तो 120 रुपया मिलेंगे। अगर वो जिस दिन नहीं आ रहा है तो उसको 10 रुपया देना पड़ेगा एज ए जुर्माना। अब आपको
1 महीने बाद उन साहब को 2300 रुपया मिला, तो कितने दिनों अब्सेंट रहे बताना है। एक सेम सवाल सीडीएस 2021 में भी आया है इस टाइप का। अब मैं अगर बोलूं कि अगर वो एक भी दिन अब्सेंट नहीं होता, हर दिन आता, समय से काम करके जाता, तो उसको कितना रुपए मिलते? पर डे के 120 मिलते सर 30 दिन तक, तो 12 या 3600 रुपए उसे मिलते। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो किसी भी दिन आता ही नहीं, वो हर दिन गोला दे देता, तो क्या होता? उसको हर दिन के हिसाब से 10-10 रुपए का जुर्माना लगा के 30 दिन पर 300 का जुर्माना देना पड़ता, मतलब उसे 300 का लॉस हो जाता। जी हाँ। लेकिन हुआ क्या है, एक ये हो सकता था, एक ये हो सकता था, लेकिन हुआ क्या कि उसे 2300 रुपए मिले। लगा दो, 3600 से 2300 गया 1300, 2300 में 300 जोड़ा 2600। जोड़ा क्यों? क्योंकि 2300 माइनस 300 2600 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2:1 आया। 2 1 3 यूनिट बराबर है 30 डेज के, 1 यूनिट बराबर है 1 डेज के, तो 2 यूनिट 20 डेज और 1 यूनिट 10 डेज। 20 दिन साहब प्रेजेंट रहे हैं, 10 दिन साहब अब्सेंट रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट का सीन था, ये अब्सेंट का सीन था। प्रेजेंट होने पर ये अमाउंट मिलता, अब्सेंट होने पर ये अमाउंट मिलता, और जो रेशियो आया डेज का आया। तो 20 दिन साहब प्रेजेंट थे और 10 दिन साहब अब्सेंट थे। पूछा गया अब्सेंट कब थे, तो आपको ध्यान से टिक करना है। क्लियर है? जी सर। एक सवाल और करते हैं। ए पर्सन agrees to work for 30 days on a condition that every day's work he should receive Rs500 and that for every day's absence from work he should forfeit, मतलब जुर्माना लगाना, चार्ज करना, forfeit Rs100. At the end of the time he receives 11,400. How many days did he work? करने का कोशिश करो फटाफट से। चलो क्या है, करो। कि अगर वो, मैं बोलूं 300 दिन आता काम पर, 30 दिन तक उसे 500 रोज के मिलते, तो 500 गुणे 30, 15,000 रुपये वो लेके चला जाता। लेकिन अगर वो एक भी दिन नहीं आता, तो 100 रुपए के हिसाब से उसे 30 दिन जुर्माना देना होता, 3,000 का जुर्माना वो दे देता। लेकिन हुआ क्या है कि साहब को 11,400 रुपये मिले हैं। पंद्रह 15,000 से 11,400 माइनस किया, कितना बचा? 3,600। 11,400 से 3,000 माइनस किया, कितना बचा? 8,400। रेशियो निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना से घट रहा है? 12 से घट रहा है। 12 7 84, 12 3 36, 7 3 10 यूनिट बराबर है 30 के, 1 यूनिट बराबर है 3 के, 7 3 21 दिन प्रेजेंट थे, 3 3 9 दिन अब्सेंट थे। मुझसे पूछा गया कि कितने दिन साहब प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट 21 डेज थे। 21 डेज विल बी द सही आंसर। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। एक सवाल मैं इस टाइप का आपको छोड़ देता हूं, क्योंकि 2 सवाल करा दिया इनफ है। सेम टाइप का है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो एलिगेशन का यूज है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कैसे है। 3-4 टाइप के सवाल बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हैं, वो फिक्स है, बनता ही बनता है। तो आ जाओ करते हैं टीएसडी के। टीएसडी होता क्या है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो जब आप स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो समय का रेशियो मिल जाएगा, और कल को मैं समय में एलिगेशन लगा दूं तो मुझे स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। खत्म। आ जाओ। बोला गया है, मेंस का वो सवाल है, ए मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 5 hours. He traveled partly on foot at the rate of 6 kilometer per hour, partly at
द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। एक आदमी 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। कुछ हिस्से को 6 के स्पीड में करता है, कुछ हिस्से को 10 के स्पीड में करता है। मैं बोलूं क्यों? कुछ हिस्सा किस स्पीड में किया है? 6, कुछ 10, और ओवरऑल किस स्पीड में किया है? सर 42 किलोमीटर गया है 5 आवर्स में, तो उसका जो स्पीड होगा वो 42/5 होगा। टोटल ओवरऑल 42 किलोमीटर 5 आवर्स में गया है, तो जो उसका स्पीड हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ। 5 8 40, 5 4 20। साहब का जो टाइम हो गया 8.4 हो गया। अगर आपको 8.4 लिखने का मन नहीं तो ऐसे लिख लो 42/5। करना क्या है? 5 5 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आपको आ जाएगा। 50 से 42 गया 8, और 42 से 30 गया 12। 4 दूना 8 से 4 तिया 12। जो समय का रेशियो होगा जब वो पैदल गया होगा और जब वो पार्टली एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, जैसे भी गया है, जब स्पीड से गया है, दूसरे स्पीड से, तो जो टाइम होगा यहाँ पे 2 यूनिट लगा होगा, यहाँ पे 3 यूनिट। टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 3 5। 5 यूनिट बराबर है 5 आवर्स के, 1 यूनिट बराबर है 1 आवर के, तो 2 यूनिट बराबर है 2 आवर, 3 यूनिट बराबर है 3 आवर। इट मीन्स वो 6 की स्पीड से 2 घंटे चला है और 10 की स्पीड से 3 घंटे चला है। मेरे से पूछा गया कि वो फुट पे कितने चला है, मतलब वो पैदल कितना चला है। इट मीन्स वो 6 की स्पीड से कितना चला है। तो 2 आवर चला है तो 6 दूना 12 होना चाहिए भाई, और ट्रेवल बाई फुट 10 दूना 20 होना चाहिए। कुछ ना कुछ गलती है, सॉरी 10 या 30 होना चाहिए। 10 किलोमीटर घंटा गति से पैदल चलता है, 6 किलोमीटर गति से। अच्छा, एक लाइन लिखा नहीं है इसमें, देखो मैं आपको सवाल समझाता हूँ। ये मेंस का है वो सवाल है, थोड़ा सा इसमें ना एरर है लैंग्वेज में, मैं आपको समझा दूंगा, चिंता मत करो। मैं इस सवाल को अगर आप लैंग्वेज को समझोगे तो समझ जाओगे। ये बोल रहा है ना कि ट्रेवल पार्टली ऑन फुट एट द 6 किलोमीटर पर आवर और पार्टली एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जो सवाल बना था ना पेपर का, वो बोला था कि पार्टली जो बचा हुआ पार्ट है उसे वो साइकिल से चलता है। सवाल में लिखा था, मुझे याद है, आप सर्च करके देख लो, मुझे याद है। लेकिन ये क्या हुआ, हिंदी में गलती लिख दिया। वो बोल दिया कि 10 किलोमीटर घंटा की गति से पैदल चलता है, जो कि गलत है। वो 6 की स्पीड से पैदल चलता है, 10 की स्पीड से साइकिल से चलता है, ओवरऑल वो स्पीड से चलता है। तो जो मेरा यहाँ टाइम का रेशियो आया ये आया। अब मुझसे अगर पूछा जाएगा कि पैदल वो कितना डिस्टेंस चला है, तो 6 की स्पीड से 2 घंटे चला, पैदल वो 12 किलोमीटर चला। पूछा जाएगा साइकिल से वो कितना दूर चला है, तो 10 की स्पीड से 3 आवर चला है, तो 10 दिया 30 चला है। टोटल 30 + 12 42 चला है। क्लियर है ना? जो पूछा जाएगा वो आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। चलो सेम टाइप का सवाल है, कर लो इसको। अभी आप अगर उसमें थोड़ा बहुत एरर की वजह से कंफ्यूज भी हुए होंगे तो उसके लिए माफी। इस सवाल को करो, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है। ए मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 5 आवर्स, पार्टली बाई ट्रेन 15 किलोमीटर पर आवर, पार्टली बाई फुट 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा 15 की स्पीड में और आंशिक रूप से 10 पैदल की स्पीड से चलता है। ट्रेन का स्पीड क्या है? 15, पैदल स्पीड क्या है? 10, ओवरऑल स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर गए हैं साहब 5 की स्पीड से, ओवरऑल उनका 12 है। लगा दो, 15 से 12 गया 3, 12 से 10 गया 2, 2:3 समय का रेशियो है। 2 3 5 यूनिट बराबर है 5 घंटे के, तो 2 यूनिट बराबर होगा 2 घंटे, 3 यूनिट बराबर होगा 3 घंटे। 15 की स्पीड से ट्रेन से चले होंगे 15 दूना 30 किलोमीटर, और 10 की स्पीड से पैदल चले होंगे 3 घंटे 30 किलोमीटर। मुझसे पूछा गया है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? 30 किलोमीटर। अभी तो समझ गए ना? क्लियर है ना? अभी तो समझ गए? जी सर, एकदम समझ गए। इसीलिए मैं एक टाइप के 2 सवाल रखता हूं। चलो आ जाओ, इस सवाल को करो। A car traveled 20 km per hour for 30 minutes and returns at x km per hour for 45 minutes. If the average speed of the car for the entire journey is 14 km per hour, find the value of x.
कार 20 की स्पीड से गई है, मान लिए कि वो खाली x की स्पीड से आई है, उसे आने और जाने का जो एवरेज रहा वो 14 रहा, और जब वो गई है तो 30 मिनट लगा है, और जब वो आई है तो 45 मिनट लगा है। मैं रेशियो काटा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 20 से 14 गया 6, 3 यूनिट बराबर हो गया 6 के, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 के, 20 से 14 घटा है, तो 20 से 14 घटा है, इट मीन्स ये जो होगा 14 से छोटा होगा, क्योंकि ये 14 से बड़ा है, तो 14 से 4 गया, 10 की स्पीड में वो आया है। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगले सवाल को देखो। नई वाली बैटरी दे दो, चेंज कर लेता हूं। बोला है ए ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर चला है 30 की स्पीड से। आगे बोला इट्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी आफ्टर ट्रेवलिंग अनदर 40 किलोमीटर इज 45 किलोमीटर। सवाल को ध्यान से करना, इट्स स्पीड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। 30 किलोमीटर एक घंटा से वो 40 किलोमीटर चला है, और 40 किलोमीटर की यात्रा के बाद पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 45 किलोमीटर घंटा रही, जो कि एक और 40 किलोमीटर का है। तो 40 के 2 है, टोटल 80 चला है, और उसकी एवरेज 45 की है। पहले 40 30 से चला है, तो जो अगला बचा हुआ 40 किससे चला है बताओ? यही पूछा है ना, करो, मैं तब तक चेंज करता हूं। फटाफट करो। अब अगर मैं बोलूं कि साहब 30 से गए हैं, साहब 45 से आए हैं, साहब यहां टाइम लिए हैं, टोटल टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, 40/30। साहब दूसरे में टाइम कितना लिए पता है क्या? नहीं। दूसरे में स्पीड कितना है पता है क्या? नहीं। इट मीन्स दोनों पता करना है, तो हमें दूसरा वाला टाइम निकाल लेंगे। साहब को टोटल टाइम कितना लगा है? साहब 80 किलोमीटर गए हैं मेरे लाल, उन्हें 45 की स्पीड से गए हैं, तो उनको जो टाइम लगा है वो 16/9 लगा है। 16/9 टोटल टाइम लगा है साहब को, लेकिन 4/3 पहले में लगा है, तो टोटल में से पहले को माइनस कर लेते हैं। 4/3 माइनस करूंगा तो मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16/9 से 12/9 माइनस हुआ, तो मिला क्या? 4/9। तो जो यहां टाइम लगा है साहब को 4/9 लगा है। रेशियो काट लेता हूं, तो जो मेरा यहां बचा वो 3 बचा, यहां बचा वो 1 बचा, मतलब यहां टाइम 3 यूनिट का लगा है और यहां टाइम 1 यूनिट का लगा है। हाँ सर। 45 से 30 गया, 15 हो गया, 1 यूनिट बराबर है 15, तो 3 यूनिट बराबर 3 गुणे 15, 45। ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, 45 में 45 जोड़ो, 90 की स्पीड से साहब नेक्स्ट 40 किलोमीटर गए होंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए अगले सवाल को करते हैं। A person standing on the platform felt that the train coming from east crossed it in 29 seconds and the train coming from the west crossed him in 45 seconds. If this train takes 34 seconds to cross each other, find the ratio of their speeds. एक आदमी है, इसको क्रॉस करने में एक को 29 सेकंड लगता है, और उसी आदमी को क्रॉस करने में दूसरे को 45 सेकंड लगता है, और एक दूसरे को क्रॉस करने में उन दोनों को 34 सेकंड लगता है। तो उनकी स्पीड के रेशियो क्या होगी? एक लाइन का सवाल है, लगा दो इरिगेशन। 29 सेकंड में आदमी को करा है, 45 सेकंड में आदमी को करा है। 29 सेकंड और 45 सेकंड में करने का मतलब क्या है आदमी का? इट मींस 29 सेकंड में वो खुद का लेंथ कवर करता है,
और 45 सेकंड में दूसरी खुद का लेंथ कवर करती है, और दोनों जब एक दूसरे को करते हैं तो 34 सेकंड में करते हैं। 34 से 29 गया 5, 45 से 34 गया 11, जो उनकी स्पीड की रेशियो आएगी 11:5 आएगी। ऑलरेडी बोला हूं जब भी टाइम दिया रहे तो उसका एलिगेशन लगाओगे तो स्पीड का रेशियो आएगा। नेक्स्ट सवाल जो है, जो कि आज के सेशन का आखिरी सवाल है, ओ ये है, बोला है 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, एक आदमी को 27 सेकंड में और 17 सेकंड में करती है। 27 में वो खुद का लेंथ एक करती है। देखो आदमी का करने का मतलब क्या है, खुद का लेंथ करना, पढ़े हो थोड़ा सा टीएसडी। हाँ, तो 27 सेकंड में वो खुद का लेंथ करती है, दूसरी 17 सेकंड में खुद का लेंथ करती है। जब दोनों एक दूसरे को करते हैं तो 23 में करते हैं। 27 से 23 गया 4, 23 से 17 गया 6, जो उनकी स्पीड का रेशियो है वो 3:2 है। अभी के लिए इतना ही, हमारा एलिगेशन यहीं पे फिनिश होता है। 52 क्वेश्चंस टोटल कराए हम लोग एलिगेशन में, और आप टोटल के टोटल क्वेश्चंस आप खुद से करे होंगे, बैठ के ट्राई किए हो ना, मजा आया होगा। तो सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, इससे भी जबरदस्त सेशन में। अभी के लिए बाय बाय।